तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को शॉर्ट में हम सीओसी कहेंगे हमेशा। रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये प्रोवाइडर्स ऑफ द कैपिटल है, वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल होते कौन? तो आपके पास प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल में कौन कौन है? सबसे पहले है इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस होल्डर्स, और उसके बाद डेट होल्डर्स जो आपको उधार पे पैसा दे के रखे हैं। ठीक है, जैसे कि हो गए उसके अंदर आपके बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या आपके डिबेंचर होल्डर्स या फिर बॉन्ड होल्डर्स। तो ये जो लोग हैं ये सब कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हैं? फंड्स दे रहे हैं कैपिटल के फॉर्म में, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सम रिटर्न। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दे एक्सपेक्ट इक्विटी डिविडेंड, या फिर अर्निंग, या फिर वो चाहते हैं कि उनका शेयर की प्राइस बढ़े, या फिर वो चाहते हैं कि भाई सब कुछ हो, डिविडेंड भी मिले, अर्निंग भी बढ़े और शेयर का प्राइस भी बढ़े। सेम वे प्रेफरेंस होल्डर जो है वो क्या चाहते हैं? भाई उनको रेगुलर बेसिस पे जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट प्रॉमिस किया हुआ है वो मिल जाए। इन द सेम वे डेट होल्डर्स जो है, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर डिबेंचर होल्डर्स है, दे वांट कि उनको जो भी रेट, इंटरेस्ट रेट एग्री किया हुआ है, कूपन रेट बोलते हैं उसको डिबेंचर्स के केस में, और बैंक के केस में इंटरेस्ट बोलते हैं, वो उनको रेगुलर बेसिस पे मिल जाना चाहिए। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज़, इन लोगों ने जो पैसा लगाया है उसका जो रीपेमेंट का टाइम अगर फिक्स किया हुआ है तो वो पैसा भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, उनके लिए वो इनकम है। ठीक है, बट जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन इस पैसे को एंजॉय कर रही है, जो यूज कर रही है एज अ कैपिटल, उसके लिए क्या हो गया? वो कॉस्ट। और ये क्या है? कॉस्ट फॉर यूजिंग द कैपिटल, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड इन शॉर्ट फॉर्म इट इज टर्म्ड एज सीओ। ठीक है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, सीओसी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब ये सीओसी जो हमें पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, इसका क्या यूज है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो समझते हैं। ये यूज होता है 3 चीजों के लिए। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, समझाता हूँ कैसे। दूसरा, फाइनेंसिंग डिसीजन। तीसरा, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब देखो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कई सारे डिसीजन ले रहे हैं। वन ऑफ द डिसीजन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब आपको कौन सी मशीन बाय करनी है, कौन सा प्लांट लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे हमको इनमें से किसी एक को चूज करना पड़ता है। अब हमारा मेन पर्पस क्या था? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो ये समझो एक चीज को कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल यूज कर रही है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग मनी फ्रॉम द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। ठीक है, उन्होंने 1000 रुपये क्या कैपिटल इकट्ठा किया, उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 100 रुपये। 1000 रुपये मिले, उसके बदले उनको प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को कितना चुकाना है? 100। ठीक है, ये समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। अब ये 1000 रुपये जहां पर भी इन्वेस्ट करें, ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी इन्वेस्ट करे, ऐसी जगह इन्वेस्ट करे कि 100 से ज़्यादा मिले। ठीक है, अब कितने से ज़्यादा मिलना चाहिए, उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि भाई व्हाट इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द कैपिटल प्रोवाइडर्स, ताकि हम उसके बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम चूज करेंगे जहां पे 100 से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि 1000 रुपये लोगों ने लगाया है और आपको 100 तो देना ही है। ठीक है, 100 तो देना ही है, तो आपको मिनिमम 100 या उससे ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल को रीपे कर पाओगे आपका रिटर्न। ठीक है ना, तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ काम आता है कि भाई जो एक्सपेक्टेशन है प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल की, उससे ज़्यादा आपकी कमाई होनी चाहिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो उससे। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे हम चैप्टर्स करेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वहां पे आपको एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का वर्ड हमेशा आने वाला है। दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर इज डिराइव फ्रॉम दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप जो कमाई एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके आप आपके शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। सेकेंड, फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग ऑप्शंस हमने देखे थे चैप्टर 2 में, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जहाँ पे हम इक्विटी से पैसा ले सकते हैं, डेट से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, डिबेंचर से ले सकते हैं। तो इन सारे के सारे अलग अलग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे सस्ता पड़ रहा है, तभी ना जाके हम चूज करेंगे सबसे सस्ता वाला ऑप्शन।
ऑप्टिमम आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके लिए भी हमें सीओसी की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है वो लोग कुछ पर्टिकुलर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, डिबेंचर होल्डर्स कुछ पर्टिकुलर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको जो सबसे सस्ता पड़ता है और जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको चूज करना है। तो उस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा सीओसी। तो फिर से इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काम आया तो सेम वे फाइनेंसिंग डिसीजन में भी काम आया, भी कहाँ से कैपिटल ले तो आपको सस्ता पड़ेगा और आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। थर्ड, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर। तो आप क्रेडिट पे गुड्स भी सेल करते हो कस्टमर्स को, ठीक है। अब देखो सिंपल चीज है, आप क्रेडिट पे कस्टमर को सामान बेच रहे हो तो वो पैसा लेट देने वाला है। अब वो पैसा लेट देगा मतलब आप इंटरेस्ट की कॉस्ट को बेयर करने वाले हो। सिंपल चीज है, आपको जल्दी पैसा नहीं मिला तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आपको जुगाड़ के लाना पड़ेगा। या तो आप बैंक से लोन लोगे या फिर आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से उसको फाइनेंस करोगे। तो वो जो भी आपको फायदा हो रहा है कि भैया क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो 100 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, और कैश में सेल कर रहे हो तो आप 80 में बेच पा रहे हो, मतलब यू आर गेटिंग 20 एक्स्ट्रा फॉर सेलिंग ऑन क्रेडिट। पर ये जो 20 का फायदा हो रहा है तो उसके बदले आपको जो नुकसान हो रहा है, नुकसान मतलब आपका जो ब्याज जाने वाला है, आपका जो डिविडेंड जाने वाला है, वो उससे कम होना चाहिए। जो 20 रुपए का फायदा हो रहा है उससे कम होना चाहिए वो नुकसान या वो जो कॉस्ट है वो, तभी जाके आप नेट नेट कमाओगे। बाकी उधार पे बेचने में कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल चीज है, क्रेडिट पे गुड सेल करोगे तो आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज करोगे, तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो, दैट शुड बी मोर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दैट पीरियड। सिंपल चीज है ना। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग है जहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल काम आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कस्टमर्स, ठीक है। ये 3 मेन है, इसके अलावा भी और कहीं पे यूज होता है, बट ये मेन हमारे 3 डिसीजन मेकिंग है जहां पे सीओसी को यूज करना है। हर एक जगह सीओसी से ज्यादा आप कमाई करो ताकि आप वेल्थ को मैक्सिमाइज करो। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हम समझ गए क्यों निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्या होता है, सब कुछ समझ गए। अब ये फैक्टर्स क्या क्या कंसिडर करने होते हैं जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इशू प्राइस, मतलब आपने फॉर एग्जांपल शेयर, रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू किया, उसकी इशू प्राइस क्या है, ठीक है। इशू प्राइस और फेस वैल्यू, इसमें दोनों में फर्क है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि उसका डिनोमिनेशन क्या है ना, कि भाई आपका 100 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का इक्विटी शेयर है, दैट इज योर फेस वैल्यू, मतलब उस पर एक फेस वैल्यू लिखी रहेगी, वो फेस वैल्यू है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो डिबेंचर्स, बॉन्ड है, अपने प्रेफरेंस शेयर है, इक्विटी शेयर है, हमेशा जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के इक्वल होती। कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, मतलब आपकी जो इशू प्राइस है इट इज़ मोर देन योर फेस वैल्यू, तो आपको प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है। अपने आप 12वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाई इशू एट प्रीमियम। कई बार डिस्काउंट पे भी होता है, मतलब आपकी इशू प्राइस जो है वो 90 रुपीज़ ही है, बराबर, और आपका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो आपको इशू प्राइस को ध्यान में लेना है जब भी आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हो। इसका लॉजिक समझाऊंगा आपको। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट या फिर डिविडेंड रेट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसके बेस पे ही तो आपका जो कॉस्ट है वो आप पता लगा पाओगे। तीसरा, रिडम्पशन वैल्यू, तो जो भी आपके प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर रिडीम होने वाले हैं, रिडम्पशन पे आप क्या पैसा देने वाले हो, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा इस पर्टिकुलर जो खर्चा है आपका, डिविडेंड जो जा रहा है प्रेफरेंस का, जो आपका इक्विटी का डिविडेंड जा रहा है, जो आपका इंटरेस्ट जा रहा है लोन पे या डिबेंचर्स पे, उस पर क्या आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि क्या होता है, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से आप जो भी खर्चा करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट पे किया, तो ये आपको एज अ डिडक्शन मिलता है, मतलब आपकी इनकम में से उतना माइनस किया जाता है टू कैलकुलेट द टैक्सेशन। तो वहां पे ये पॉइंट भी हमें देखना होगा। तो मतलब हम देखें तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। इशू प्राइस, मतलब आपको कितना मिला उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को इशू करके। सेकंड, इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड क्या जा रहा है, इंटरेस्ट रेट इन केस ऑफ डिवेंचर्स और बॉन्ड्स और बैंक्स, और डिविडेंड रेट इन केस ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस, ठीक है। इक्विटी शेयर में तो जनरली फिक्स नहीं होता है, पर प्रेफरेंस शेयर में तो फिक्स होता है। उसके अलावा रिडम्पशन वैल्यू, देखो इक्विटी का कोई रिडम्पशन वैल्यू होता नहीं है क्योंकि इक्विटी का कोई रिडम्पशन का डेट तय नहीं होता है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स, वहां पे रिडम्पशन अगर है, रिडीमेबल अगर है वो शेयर्स या डिबेंचर्स, वहां पे रिडम्पशन वैल्यू होगा कि कितने में आप रिडीम कर रहे हो। एंड फोर्थ एंड लास्ट, टैक्स बेनिफिट, कि भाई आपको ये जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर रहे हो, क्या उसकी वजह से आपको टैक्स का बेनिफिट हो रहा है। तो वो टैक्स का बेनिफिट होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो कम होने वाला है, ठीक है। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो फैक्टर समझ गए, अब हम समझते हैं भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर्स। फर्स्ट इज इक्विटी, सेकेंड इज प्रेफरेंस, थर्ड इज आपका डिबेंचर्स लोन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका
जो भी बैंक वाला जो फाइनेंस है वो अवेलेबल नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर्स और बॉन्ड चाहिए। मतलब हमारे पास मेजरली 3 कैटेगरीज हुई। फर्स्ट इज डेट, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, जो फोर्थ है वो रिटर्न अर्निंग्स है, वो एक्चुअली इक्विटी शेयर का ही पार्ट है। तो हमारे पास मेनली 3 प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल है। फर्स्ट इज डेट प्रोवाइडर्स, सेकेंड इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और थर्ड इज इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इसको सिंबॉलिकली हम अब जब भी सम्स करेंगे वहाँ पे फॉर्मूलाज बनाएंगे, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट को कहते हैं केडी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कहते हैं केपी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कहते हैं केई एंड कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग को कहते हैं केआर। अब देखो रिटर्न अर्निंग का जो वर्ड है इसको पहले समझा दो अगर आपको मालूम ना हो तो जब भी कंपनी अपना इनकम स्टेटमेंट बनाती है तो उसमें लास्ट में उनके पास बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से भी प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बचता है उसको मैंने आपको बताया हुआ है, इसको बोलते हैं पैट्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर की कमाई है। अब इसमें से जो भी डिविडेंड दिया जाए किसी को, इक्विटी शेयर होल्डर को जो भी डिविडेंड दिया जाए वो माइनस करने के बाद इफ एनीथिंग इज लेफ्ट दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड। तो भाई ये रिटर्न अर्निंग से भी कई बार क्या होती है, कैपिटल फाइनेंस होती है। अब ये जो कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में आपको कुछ फॉर्मूलाज को यूज करने, अलग अलग कैटेगरी है, वे इन कैटेगरी में कैसे आप कॉस्ट निकालते हो, इस कैटेगरी में कैसे कॉस्ट निकालते हो। यहाँ पे हम देखें आपका कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों का कैलकुलेशन सिमिलर है। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटर्न अर्निंग का सिमिलर है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, बाकी ये दोनों का फॉर्मूलाज एकदम सिमिलर है। इसका डेरिवेशन हम देखेंगे और जब हम इन चारों के अलग अलग कॉस्ट निकाल देंगे भाई, के डी, के पी, के ई और के ई आर, ठीक है, ये सारे निकाल लेंगे तो इनका जो वेटेड एवरेज होता है दैट इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा सबसे बड़ा सम जो इस चैप्टर से बनता है वो बनता है ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हमारे पास दो पर्टिकुलर टाइप के सम है। फर्स्ट, इनमें से कोई भी एक टाइप से आपको पूछ सकते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ डेट निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो, अलग अलग। और जो सेकंड फेज होता है दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद ये आपको करना हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद कॉस्ट ऑफ डेट। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि केडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैटेगरी बनाई हुई है। फर्स्ट इज इफ डेट इज रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि उसकी जो वैलिडिटी है दैट इज फिक्स्ड, भी 10 साल बाद 15 साल बाद इसके पैसे आपको वापस देने हैं और कितने रुपए देने हैं वो भी फिक्स्ड है। सेकेंड इज इफ इज नॉट रिडीमेबल। अगर रिडीमेबल नहीं है तो क्या है। तो दोनों के फॉर्मूलाज अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल फैक्टर है कि भी रिडम्पशन होने वाला है और रिडम्पशन पे भी कुछ पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ पे अलग तरीके से करना। तो अब अगर डिबेंचर रिडीमेबल है तो उसका हम कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल है, समझते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम कोई भी डिबेंचर इशू करते हैं तो उस पर हमारा जो एनुअल कॉस्ट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिबेंचर इशू किया है 100 रुपये का, जिसपे 9% इंटरेस्ट रेट है। ठीक है ना, अगर 9% इंटरेस्ट रेट है तो हर साल कितना जाने वाला है आपका, 9 रुपये ब्याज जाने वाला है। मतलब आपकी कॉस्ट का वन ऑफ द कॉन्सिडेंट इज आई, मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस दूसरा क्या जाने वाला है समझते हैं। अब आपने एक सवाल पूछा कि क्या डेट रिडीमेबल है, तो यस रिडीमेबल है, इसलिए तो यहाँ पे आए हम। तो रिडीमेबल अगर डेट है तो आप रिडम्पशन पे कितना देने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 110 रुपये, आपने लिया कितना, 100 रुपीज़, ये इशू प्राइस है आपका। ठीक है, इशू प्राइस आपका कितना है, 100 रुपीज़। यू हैव टेकन 100 रुपीज़ बट आफ्टर 10 ईयर्स यू आर गोइंग टू रीपे 110, मतलब आपका 10 रुपये ज़्यादा जाने वाला है ना। आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%, मतलब 9 रुपये तो जाने ही वाला है हर साल, प्लस 10 सालों के अंदर 10 रुपये जाने वाला है, मतलब हर साल का 1 रुपया गिन सकते हैं, वो भी आपका कॉस्ट ही है ना एक तरह से। तो हमको इंटरेस्ट के साथ साथ क्या लेना है, ये रिडम्पशन वैल्यू जो है उसका और ये इशू प्राइस का डिफरेंस, और उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, जितनी वैलिडिटी है उतने। मतलब आपका एक हम फॉर्मूला में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि रिडम्पशन वैल्यू ले लो, उसमें से इशू प्राइस लिखो या नेट प्रॉफिट लिखो। सेम, नेट प्रॉफिट का मतलब आपको जो पैसा मिल रहा है वो, यू आर गेटिंग 100 रुपीज़ और आप रीपे कितना करने वाले हो, 100। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 10 रुपये का, 110 माइनस, तो इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर से, तो एन ले लेते हैं वहाँ पे, तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय जनरली आपको जो पैसा मिला है वो लेना होता है आपको, बट क्योंकि आपका पैसा लेना 100 रुपये है और पैसे जो रीपे कर रहे हो 110 है, तो क्यों ना इसका एवरेज ले ले। तो आप लोगे रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2।
ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इंटू 100 करना है बेसिकली, परसेंटेज में निकालना है इसके लिए। तो इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट ले लो 9 रुपये, प्लस 1 रुपये कैसे निकाला हमने, रिडम्पशन वैल्यू में से नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया और उसको एन से डिवाइड कर दिया, मतलब हर साल का 1 रुपया आ गया। तो 9 और 1 10, आपका 10 रुपये का खर्चा लग रहा है कितने रुपए लेने के लिए, 100 प्लस 110, मतलब एवरेज 105 रुपये आप यूज करने वाले हो, उसके लिए आपको 10 रुपये की कॉस्ट लग रही है, वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट। तो ये फॉर्मूला हमको समझ में आ गया, बट इस फॉर्मूला में हमें एक और पॉइंट ऐड करना है, क्यों, क्योंकि हमने जब फैक्टर्स पढ़े थे तब हमने एक और फैक्टर देखा था जो था लास्ट फोर्थ फैक्टर, टैक्स शील्ड। ठीक है, अब एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सिनारियो 1, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से कितना, 1000, आपका इंटरेस्ट है 0, कोई भी डेट यूज नहीं कर रहा है, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बचा, 1000। टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स 30% है, अगर 30% के हिसाब से 300 हो रहा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा, 700। ठीक है, अब इसी सिनारियो में एक एडिशन करते हैं कि भाई सिनारियो 2 लेते हैं, 1000 रुपये का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने डेट लिया हुआ है जहाँ पे आपका 200 रुपये का इंटरेस्ट जा रहा है, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचेगा 800, टैक्स कितना होगा 800 का 30% 240, और नेट नेट बच रहा है 500। डिफरेंस निकालते हैं, चलो 1000 में से 1000 गया, कोई डिफरेंस नहीं है, आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सेम है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपका जा रहा है 200। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया, 200 का डिफरेंस आ गया, 300 में से 240, 60 रुपये आपका टैक्स का डिफरेंस है, और लास्ट में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना डिफरेंस है, 140। तो आपका इंटरेस्ट जा रहा है 200, बट आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो घट रहा है कितना, 140। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 200, मतलब आपकी जेब में से 200 रुपये गया, बट आपका जो प्रॉफिट की कमी आई है वो कितनी आई, 140। तो ये हो क्या रहा है, कमी तो 200 की आनी चाहिए थी ना, आपका 200 रुपये का ब्याज जा रहा है तो आपका प्रॉफिट 200 से घटना चाहिए था, और ये प्रॉफिट घट रहा है 200 से कम, मतलब 140 ही घट रहा है, 60 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। ये 60 रुपये क्या है, क्योंकि आपने ये इंटरेस्ट पे किया है, तो आपको इस इंटरेस्ट के पेमेंट की वजह से आपका टैक्स जो है वो पहले 300 था, अब कितना हो गया 240। दिस इज योर टैक्स शील्ड, क्या बोलते हैं इसको, टैक्स शील्ड। ड्यू टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट यू आर सेविंग ऑन द टैक्सेस, इट इज योर टैक्स शील्ड। एक्चुअल में हम देखें तो ब्याज कितना लग रहा है, 200 या 140, इस पर्टिकुलर डेट की वजह से आपकी जेब में से नेट नेट कितना जा रहा है, 140, नॉट 200। 200 तो सिर्फ दिख रहा है कि 200 जा रहा है, बट पेमेंट ऑफ 200 इज सेविंग टैक्सेस ऑफ ₹60। तो हमें एक्चुअली कॉस्ट जो लेना चाहिए वो कितना लेना चाहिए, 140, ऑब्वियस चीज है। तो इसी चीज को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फैक्टर ऐड करते हैं, 1 माइनस टी। क्या लिया, 1 माइनस। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट फॉर्मूला, जहाँ पे आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट। ठीक है, जो भी आपका एनुअल इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपकी जो फेस वैल्यू है उस पर आप परसेंटेज लगाओगे, कूपन रेट। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा। सेकेंड, आरवी मतलब रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, कितना आपका रिडम्पशन पे जाने वाला है। एनपी मतलब आपको नेट प्रोसीड्स कितना मिला, मतलब इश्यू प्राइस जो है वो मल्टीप्लाइड नंबर ऑफ आपके डिबेंचर शेयर जो भी है वो, माइनस एक और चीज करना पड़ता है, नेट प्रोसीड में हम क्या लेते हैं, यहाँ पे एक और चीज आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट। ये क्या चीज है भाई, कई बार क्या होता है जब भी आप इशू करते हो तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं। ठीक है, उन खर्चों को कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जो भी आपको पैसा मिला है ग्रॉस, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू का जो भी खर्चा है वो माइनस करके आपको जो नेट पैसा आ रहा है वही यहीं पे लेना है, नेट प्रोसीड्स। ठीक है, अब एक और चीज बचा है एन। एन मतलब आपका नंबर ऑफ ईयर या फिर आपका वैलिडिटी, जहाँ तक आपका डिबेंचर चलने वाला है उसका मैच्योरिटी पीरियड। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स मिलाकर हमारा ये फॉर्मूला बना है, जहाँ पे आपका अगर डेट जो है वो रिडीमेबल है तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होने। तो डेट अगर रिडीमेबल है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, काफ़ी बड़ा फॉर्मूला है पर हमने डेरिवेशन समझ लिया। अब अगर डिबेंचर रिडीमेबल नहीं है तो इसका फॉर्मूला एकदम सिंपल हो गया, इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। आपका इंटरेस्ट आ गया 1 माइनस टी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि आपका रिडम्पशन वैल्यू दिया ही नहीं हुआ है तो अब ये डिफरेंस निकाल पाओगे क्या, ये चीज़ यहाँ आने वाली है, नहीं आएगी। सेम वे ऊपर ये नहीं आएगा तो यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू नहीं आने वाला, तो सिंपल आपको क्या लेना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय, मतलब आपका ये रिडम्पशन वैल्यू और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस जो है वो लेना ही नहीं है, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डेट रिडीमेबल है ही नहीं। सिंपल फॉर्मूला हो गया, आई 1 माइनस टी बाय नेट प्रॉफिट्स इंटू
तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूलाज हो गए, फर्स्ट इज रिडीमेबल, सेकेंड इज नॉट रिडीमेबल। तो केडी समझ गए, अब केपी निकालना हमारा आसान हो जाएगा। केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिबेंचर के सिमिलर ही है प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ दो चेंज करने हैं उसके फॉर्मूलाज में और आपके केपी के फॉर्मूलाज भी बन जाएंगे। वो क्या दो चेंज है? पहला चेंज है आपको जस्ट रिमूव 1 माइनस टी, टैक्स शील्ड हटा देना है। क्यों हटा देना है? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से आपका कोई टैक्स सेविंग नहीं हो रहा है, सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाता है टैक्स का। उसके बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता है उसमें से हम माइनस करते हैं हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के पेमेंट की वजह से कोई भी आपका टैक्स सेव नहीं हो रहा था, इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स सेव हो रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे 1 माइनस टी का फैक्टर ले रहे हो, यहाँ पे आप उस फैक्टर को रिमूव कर दो। दूसरी चीज, केडी के फॉर्मूला में से आई को रिमूव कर दो और वहां पे डी ले लो, कि वहां पे इंटरेस्ट था, यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल। जो भी फॉर्मूलाज है उसमें 1 माइनस टी को रिमूव कर दो और आई की जगह डी ले लो। तो हमारा जो फॉर्मूला था केडी का रिडीमेबल का क्या था, आई 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय 2, ये था फॉर्मूला। अब क्या बोला हमें, 1 माइनस टी रिमूव कर दो, 1 माइनस टी रिमूव कर देते हैं तो, और आई को रिप्लेस कर दो डी से, हो गया। अब रिडम्पशन वैल्यू, नेट प्रोसीड्स, एन, सब कुछ सेम रहने वाला है। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, डी प्लस आर वी माइनस एन पी। अब ये एन पी जो है ना, उसकी जगह हम पी जीरो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी जीरो, मतलब आपकी करंट प्राइस डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस पी जीरो डिवाइड बाय, ये आपका फॉर्मूला हो गया रिडीमेबल डेट का। सेम वे इररिडीमेबल में हम क्या कर रहे थे, डेट का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था आई 1 माइनस टी डिवाइड बाय एन पी, ये था। आई को हटा के डी लिखना है, 1 माइनस टी को रिमूव कर देना है, एन पी की जगह पी जीरो लिखना है, डन। डी बाय पी जीरो, ये हो गया हमारा डी प्लस आर वी माइनस पी जीरो डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय आर वी प्लस पी जीरो डिवाइड बाय, ये हमारा फॉर्मूला हो गया केपी का। ठीक है, तो फॉर्मूलाज हो गए। केडी का कंसेप्ट समझ लिया अगर हमने, तो केपी का भी समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया था, सिर्फ दो फैक्टर रिमूव करने, टैक्स शील्ड रिमूव करना है एंड रिप्लेस इंटरेस्ट विद डिविडेंड। ये हमारे फॉर्मूला हो गए, कंसेप्ट हो गए। अब हम बढ़ते हैं विद कैलकुलेशन ऑफ केई, जिसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो टोटल 5 अप्रोच है केई कैलकुलेशन के, एक एक करके समझते हैं। पहला डिविडेंड अप्रोच। भाई डिविडेंड अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि भाई डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट है, हर साल डिविडेंड जो है वो सेम मिल रहा है, तो उसके बेस पे हमारी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या हो रही है, केई क्या निकल रहा है। तो फॉर्मूला इज D1 बाय पी जीरो इंटू 100 करना होगा हमें लास्ट में। D1 का मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कि भाई कंपनी कितना डिविडेंड देने वाली है, वो उसको डिवाइड करना है मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसमें एक्स डिविडेंड मतलब डिविडेंड का अगर एलिमेंट आ गया है तो उसको माइनस कर देना, तो यहाँ पे हमारा केई निकल जाएगा। सेकेंड अर्निंग अप्रोच, डिविडेंड की जगह क्या लेना है, अर्निंग। तो जो करंट ईयर की अर्निंग हुई है वो ले लो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेम अगेन मार्केट प्राइस शेयर। अब यहाँ पे हम कहीं पर भी ऐसा अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि जो अर्निंग है या डिविडेंड ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पे आया ग्रोथ अप्रोच, गोल्डन मॉडल भी इसे कहते हैं। हम डिविडेंड डिसीजन वाले चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कैसा है केई का, के इज इक्वल टू D1 बाय पी जीरो, ये तो सेम इसके जैसा ही है, बट इसमें हमने प्लस किया है जी। जी का मतलब होता है यहाँ पे ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट भी आपको कई बार सवाल में दिया रहेगा, कई बार निकालना होगा। ग्रोथ रेट ये बेसिकली किसका है, कि आपका जो डिविडेंड है वो अगले साल, उसके अगले साल कितना रेट से हर साल बढ़ने वाला है। तो ये ग्रोथ रेट कई बार आपको दी जाएगी, कई बार आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एकदम सिंपल तरीके से दी जाएगी, वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। इसके बाद आता है हमारा रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। यहाँ पे बेसिकली हम जो YTM मेथड जो कर रहे थे उससे हमको करना है। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास जो अर्निंग की विजिबिलिटी ना हो, तब ये रियलाइज यील्ड मतलब जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है अर्निंग, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, हमारा रिटर्न निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब लास्ट अप्रोच समझते हैं, CAPM, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। बेसिकली यहाँ पे हम हमारा जो केई निकालते हैं उसमें रिस्क के एलिमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो जनरली कोई भी पर्सन अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी मतलब जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको जो रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं RF, मतलब रिस्क फ्री रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इशू करोगे तो आपको 7% रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है आपका पैसा डूबने वाला
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करोगे तो आप 7% रिटर्न एक्सपेक्ट करने वाले हो, बट वहीं पे आप इक्विटी में कर रहे हो तो यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो ज़्यादा, तो ये रिस्क जो है ना उसका आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए। रिस्क ले रहे हो तो एक्स्ट्रा रिटर्न मिलना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न कहते हैं उसको कहते हैं रिस्क प्रीमियम। ठीक है, मतलब अगर मुझे के ही निकालना है तो मुझे रिस्क फ्री रिटर्न में रिस्क प्रीमियम को जोड़ देना पड़ेगा। रिस्क प्रीमियम कैसे निकालते हैं, तो रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला क्या है, बीटा इंटू आर एम, मतलब रिस्क लेते हुए मार्केट में क्या रिटर्न मिल रहा है माइनस रिस्क फ्री रिटर्न कितना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिस्क प्रीमियम का कैलकुलेशन, और आर एफ तो ऑलरेडी ले लिया। के ई निकालने के लिए क्या करना है, रिस्क फ्री रिटर्न को लेना है, उसमें रिस्क प्रीमियम जोड़ना है, जो कि कैलकुलेट होगा बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, तो ये बीटा वगैरह सब दिया रहेगा आपको। कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल से भी आप के ई निकाल सकते हो। तो टोटल, तो हमने पांचों अप्रोच समझ लिए। अब इसमें फर्स्ट अप्रोच में अगर आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड 10 रुपये दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 100 रुपये दिया हुआ है, इंटू 100 करेंगे तो आपका के ई कितना आ गया, 10%। सेम वे अगर अर्निंग की बात करें तो कोई कंपनी अगर 15 रुपये अर्निंग कर रही है करंट अर्निंग, और 100 रुपये उसकी मार्केट प्राइस है, तो आपका के ई आ गया 15%। तो गॉर्डन मॉडल को समझने के लिए एक सम करते हैं। अ कंपनी हैज पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब आपका ये D0 हो गया, मतलब पिछले साल का डिविडेंड कितना है, ₹1 पर शेयर। इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 10% एवरी ईयर, ये ग्रोथ रेट है हमारा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ द मार्केट प्राइस पर शेयर इज 55, ये हो गया हमारा P0। देखो के ई का फॉर्मूला क्या है, आपको लेना होता है D1 बाय P0 प्लस, तो अब D1 जो है मतलब नेक्स्ट ईयर कितना डिविडेंड देने वाले हो, तो ₹1 पिछले साल दिया था, और ग्रोथ आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, 10%, तो 1.10 रुपीज होने वाला है डिविडेंड एक्सपेक्टेड। मार्केट प्राइस 55 प्लस ग्रोथ रेट कितना है 10%, तो 0.10। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1.1 डिवाइड बाई 55 इज 1.1 डिवाइड बाई 55 इज 0.02 प्लस 0.1 हो गया आपका 12%। ठीक है, ये हमारा के ई निकल गया विथ गॉर्डन मॉडल। तो CAPM का भी एक सम कर लेते हैं। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड हुज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू 10%, ये हो गया हमारा RF। बीटा इज इक्वल टू 1.75, ये बीटा हो गया। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो इक्वल्स टू 15%, ये हो गया हमारा RF। हमारा के ई का फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। डालते हैं फॉर्मूला, डालते हैं डिटेल्स इसमें। RF कितना है 10 प्लस बीटा कितना है 1.75, RM 15%, ये 10, 15 माइनस, सॉल्व करते हैं इसको। 10 प्लस 1.75 इंटू, ये 5 आ रहा डिफरेंस इसका, 1.75 इंटू 5, ये आपका आया 8.75, तो आपका हो गया 18.75%। दिस इज योर के ई एज पर CAPM मॉडल। तो KD, KP एंड KE समझने के बाद अब हम समझते हैं लास्ट KR, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। बेसिकली रिटेन अर्निंग्स ये है कि जो अर्निंग्स डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, जो कंपनी रिटेन करती है, कई बार उनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, और ये बाकी के जो सोर्सेस है जैसे कि इक्विटी, रेफरेंस और डेट ना यूज़ करके जो एग्जिस्टिंग पैसा पड़ा है शेयर होल्डर्स का उसको भी यूज़ करती है। तो उसके लिए हमें KR निकालना पड़ता है कि उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है। तो हमने इंडिपेंडेंटली KD, KP, KR और KE निकाल लिया। तो कोई भी कंपनी होती है, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर यूज कर रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक कंपनी जो है उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब रिजर्व और डेट, ये चारों अलग अलग दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख, रिटेन अर्निंग्स है 2 लाख, और डेट है 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया 10 लाख। अब ये हमारे हैं बुक वैल्यूज अलग अलग। अब हमने इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला हुआ है। इक्विटी का आपका निकला है फॉर एग्जांपल 12%, रेफरेंस का निकला है 10%, रिटेन अर्निंग का निकला है 11%, और डेट का निकला है 8%। ठीक है, तो ये अलग अलग हमारे क्या हो गए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल गए।
तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो टोटल 10 लाख है, विच इज डिवाइडेड इनटू दिस 4 कैटेगरीज। अब हमें अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मालूम है, बट कंपनी पूछ रही है, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट पूछ रहे हैं कि भाई ये टोटल 10 लाख जो है ना, उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपल ऐसा इसका एवरेज नहीं कर सकते क्योंकि सबके वेट्स अलग अलग है, सबका प्रोपोर्शन अलग अलग है, इसलिए हमें इसमें वेट असाइन करके फिर निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो WACC निकालने के लिए हमें करना क्या है, हमें इन वैल्यूज़ को वेट देना है। टोटल मान लेते हैं 1.00, तो 10 लाख में से 3 लाख, तो एक पे कितना होगा 0.3, ये होगा 0.2, अगेन 0.2, ये हो जाएगा 0. और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई कर दो, 12% इंटू 0.3 3.6, 10% इंटू 0.2 2%, 11% इंटू 0.2 2.2, 8 इंटू 0.3 2.4, और इसका टोटल कर दोगे तो दिस इज योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3.6 प्लस 2 प्लस 2.2 प्लस 2.4, ये आ गया आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको बोलते हैं WACC। तो एग्जाम में सम्स कैसे आते हैं, आपको इंडिपेंडेंटली पहले KE, KD, KP और KR निकालना है, और फिर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना। अब इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच है बुक वैल्यू और एक है मार्केट वैल्यू वेट। अब ये मार्केट वैल्यू वेट और बुक वैल्यू वेट क्या है उसको समझ। हम इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जो ये वैल्यूज ले रहे हैं, ये अभी हमने किसकी ली है, बुक्स की, ये हो गया हमारा बुक वैल्यू वेट। यहीं पे अगर हम इस बुक वैल्यू ऑफ वेट्स की जगह पे मार्केट वैल्यू ऑफ वेट्स ले लें, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल का मार्केट में क्या प्राइस है वो ले लो, रेफरेंस शेयर का मार्केट में क्या प्राइस है वो ले लो, रिटेन अर्निंग्स का कोई भी मार्केट में प्राइस नहीं होता है, क्योंकि इक्विटी का जब आप मार्केट का प्राइस ले लेते हो तो ऑलरेडी वहाँ पे रिटेन अर्निंग का पोर्शन भी आ जाता है, पर इसको हमें डिवाइड करना पड़ता है, हम जब सम करेंगे तब देखेंगे। और डेट का जो भी मार्केट प्राइस है वो ले लो, और फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो। मतलब आपका बुक वैल्यू डालोगे तो अलग कॉस्ट आएगा ऑब्वियसली, और मार्केट वैल्यू डालोगे तो अलग कॉस्ट आएगा। तो ज़्यादा लॉजिकल कौन सा है, मार्केट वैल्यू वाला। ठीक है, हमको सवाल जो पूछते हैं कई बार दोनों तरीके से पूछते हैं, कई बार कोई भी एक तरीके से पूछेंगे। तो डायरेक्टली एक एग्जांपल करते हैं टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ अ कंपनी इज 10.41, क्या है KE, while cost of return earnings KR, there are 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। मतलब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है 50,000 इंटू 10, मतलब आपकी बुक वैल्यू हो रही है 5 लाख की इक्विटी शेयर। रिटर्न अर्निंग्स कितनी है 15 लाख, तो टोटल आपकी बुक वैल्यू के हिसाब से कितना हो रहा है 30 लाख। आगे क्या बोल रहे हैं, मार्केट वैल्यू प्राइस पर शेयर इज 50, मतलब ये इक्विटी शेयर है, इसका प्राइस कितना है 50 इंटू कितने शेयर से 50,000, मतलब आपकी मार्केट प्राइस टोटल शेयर की कितनी हो रही है 25 लाख। ठीक है, कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट। बुक वैल्यू होता ना तो ये 5 और 15 के हिसाब से कर देते, ठीक है, बट हमें अब क्या करना है, मार्केट वैल्यू वेट से। तो मैंने आपको बताया था कि भाई ये रिटर्न अर्निंग्स और इक्विटी इसकी कंबाइंड वैल्यू कितनी है 25 लाख, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस होता है ना वो शेयर का ओवरऑल होता है, जिसके अंदर रिटर्न अर्निंग का भी प्राइस आ गया। मतलब अगर हम देखने जाए तो ये 25 लाख जो है इसमें इक्विटी भी है और रिटर्न अर्निंग्स भी। तो हमें इक्विटी और रिटर्न अर्निंग्स को अलग करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो बुक वैल्यू वेट है ना उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है आउट ऑफ टोटल 20 लाख, एंड 15 लाख से आउट ऑफ 20 लाख। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/4 इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड 3/4 इज रिटेन अर्निंग। तो टेबल बनाते हैं, हम लेते हैं मार्केट वैल्यू, टोटल मार्केट वैल्यू कितना है 25 लाख, इसमें से इक्विटी का और रिटर्न अर्निंग्स का कैसे कर सकते हैं हम 1/4, 25 लाख का 1/4 करो, 6,25,000 आ गया मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। रिटर्न अर्निंग का मार्केट वैल्यू क्या आएगा, जो बाकी का बचा हुआ है 3/4, तो आया है 18,75,000। ठीक है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेते हैं, इक्विटी की कितनी है 10.41% और रिटर्न अर्निंग की है 10%,
अब हमें वेट लगाने हैं, तो वेट कैसे निकालेंगे, 25 लैक्स में से 6.25 लैक्स, तो कितना हो गया अपना वेट 25%, और ये कितना हो गया 75%। इसको परसेंटेज में भी ले सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो कि 0.25 0.75 टोटल इज। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई करो, 10.41 इंटू 0.25 आपका आया 2.6025, और 10 इंटू 0.75 इज 7.5। दोनों का समेशन करेंगे तो आ जाएगा 10.10। ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ